दोस्तों हाल ही में एलटी ग्रेड ने 3 दिन यानी कि कुल 6 शिफ्टों की परीक्षा करवा ली है और उसमें जो जीएस का प्रश्न पूछा गया था तो सभी प्रश्नों को मैं ऑलरेडी हल करवा चुका हूं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि जो इतिहास के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मॉडरेट लेवल के ज़रूर हैं, लेकिन दोस्तों क्या है कि अगर ये प्रश्न आपके गलत हुए तो आपका स्कोर कम हो सकता है। यानी कि कुछ सरल प्रश्न आपका जो किया धरा है उस पर पानी फेर सकते हैं। तो प्राचीन काल के इतिहास से भी कुछ प्रश्न मैंने देखे हैं उसमें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 51 एमसीक्यूज जो कि देखने में आपको सरल लगेंगे लेकिन एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारे प्रश्न एमसीक्यूज हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो जितने भी प्राचीन इतिहास के प्रश्न हैं उनको हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। कुल 51 एमसीक्यूज हैं। तो दोस्तों आइए इन 51 एमसीक्यूज को लगा लेते हैं ताकि अगर ये प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। और देखो आप लोगों के लिए जो एलटी ग्रेड का पेड बैच है ये चल ही रहा है, साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक ही बैच है और इसमें जो परीक्षा सबसे लास्ट में होगी तब तक ये बैच चलता रहेगा। तो दोस्तों इस बैच में आपको जितने भी लेक्चर होते हैं सारी पीडीएफ डिटेल में बना के दी जाती है ताकि आपका रिवीजन एकदम अच्छे तरीके से चल सके और एग्ज़ाम में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। इसमें जीएस, करंट अफेयर और जितने भी समसामयिकी हैं यानी कि जनवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक अब सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। साथ ही साथ ये भी है कि पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलता है और फिलहाल ऑफ़र के तहत इसे आप मात्र 299 में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल मत करिए, मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि ताम्राश्म काल यानी कि चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में रखकर दफनाते थे। तो दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, बिल्कुल आपको पता भी होगा। और इसका जो सही आंसर होगा क्या रहेगा, देखो दोस्तों जो चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग थे ये मृतकों को घर के फर्श के नीचे कुल मिला के तो उत्तर से दक्षिण की ओर सर करके इनको दफनाते थे। तो ये आप याद रखिएगा। और महाराष्ट्र की जो ताम्रकालीन संस्कृति है इसे जोरवे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। सबसे पुराना प्रमाण धान की खेती का दोस्तों कहाँ से मिलता है, तो मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोल्डीहवा और इनाम गांव सही आंसर होगा इसका। जी हाँ दोस्तों, कोल्डीहवा से, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। तो इलाहाबाद ज़िले में स्थित कोल्डीहवा, जिसे अब आप इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, तो कोल्डीहवा से धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यहाँ मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर धान के दाने और पुआल के अवशेष चिपके हुए मिले हैं। तो कोल्डीहवा दोस्तों ये यूपी में प्रयागराज के पास स्थित है, इसका लोकेशन भी आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। चालकोलिथिक युग किस युग को कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो चालकोलिथिक युग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप, ताम्र पाषाण कालीन युग। तो इसमें क्या होता था कि उत्तर से दक्षिण की ओर महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। बस वही यहाँ पर क्वेश्चन बन गया है, तो अब इसका आंसर अब आप दे पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। चालकोलिथिक युग क्या हो गया, पूरा पाषाण युग तो नहीं होगा, नव पाषाण युग भी नहीं, ये है आपका ताम्र पाषाण युग, यानी कि विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। क्यों ये माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये आर्यों से पहले की सभ्यता थी। तो लिपि, नगर नियोजन, मृदुभांड या फिर तांबा। देखो दोस्तों इसमें जो आंसर है आपका वो बनेगा मृदुभांड यानी कि पोट्री। तो विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। एग्जैक्टली दोस्तों सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ये तो आप जानते ही हैं, जबकि वैदिक सभ्यता जो है यह लौह युग के करीब है। लेकिन जो मृदभांडों की बनावट और उन पर चित्रकारी की गई है उससे पता चलता है कि ये जो सभ्यता थी यह वैदिक सभ्यता से पहले की सभ्यता थी, ठीक है, यानी कि आर्य सभ्यता से पूर्व की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस संस्कृति में मिलते हैं। तो दोस्तों बात हो रही है चांदी की उपलब्धता के बारे में। आपके ऑप्शन में है हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में या फिर ताम्र पाषाण संस्कृति में।
देखो दोस्तों, चांदी से जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे ये परिचित थे, यानी कि विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। और ये भी माना जाता है कि ये जो हड़प्पा निवासी थे तो ये राजस्थान की जो जावर और अजमेर की खानें यहाँ से चांदी को निकाला करते थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार ग्रेट बाथ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से तो नहीं मिले हैं, कालीबंगा से भी नहीं, सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? 55 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 33 मीटर है। और इसका जो मध्य कुंड है, मतलब जैसे कि ये बाहर लंबाई होगी ना, इसमें जो ये कुंड है बना हुआ, तो ये 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। इसमें जो कुंड बना हुआ है और इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? कृषि, नगर नियोजन, उद्योग या धार्मिक जीवन? तो दोस्तों, प्रमुख विशेषता क्या थी? ये था इनका नगर नियोजन, विकल्प बी करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर नियोजन था, जिसके अंतर्गत नगर और कस्बे दोनों एक निश्चित योजना ग्रिड सिस्टम में बनाए जाते थे। ग्रिड आप समझ रहे हैं ना, जो इस प्रकार से संरचना बनती है, तो ये होता था ग्रिड सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर दोस्तों ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में, ये सुमेलित है। लोथल मिलेगा आपको गुजरात में, ये भी सुमेलित है। कालीबंगा दोस्तों मिलेगा आपको हरियाणा में, क्या ये सुमेलित है? नहीं दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है। ये मिलेगा आपको राजस्थान में। ठीक है। कालीबंगा, इसकी खोज कब हुई थी? तो 1951 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा। तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में आपको मिलेगा। तो मतलब ये सुमेलित नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आपका विकल्प डी रोपड़ है, रोपड़ पंजाब में ही है, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है ना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का किस युग से संबंध है? देखो फ्रेंड्स, जो ऐतिहासिक युग होता है तो मतलब इसमें लिखित हमें इतिहास प्राप्त होता है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, तो ये ऐतिहासिक युग है। जबकि सिंधु सभ्यता जो है दोस्तों, इसमें जो लिपि है प्राप्त तो हुई है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। तो प्रागैतिहासिक युग यानी कि यहाँ से लिखित में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तो बी ऑप्शन नहीं है। इसे माना जाता है प्रोटो हिस्टोरिक, यानी कि आद्य ऐतिहासिक युग। ये माना जाता है दोस्तों कि कुल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, इसे आप प्रोटो हिस्टोरिक काल में रखते हैं। यानी कि यहाँ से लिखित में लिपि तो प्राप्त हुई लेकिन इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो ये है आपका विकल्प सी। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? देखो फ्रेंड्स, जो हड़प्पा संस्कृति है, शिलालेख अगर प्राप्त भी हो जाए तो क्या होगा? हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो ये तो नहीं है। इसके बाद है पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। अब लेख का कोई मतलब ही नहीं निकलता जब यह प्रोटो हिस्टोरिक है, तो ये होता है पुरातात्विक खुदाई, यानी कि विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो दोस्तों, हाथी का मिलता है, गैंडा का मिलता है, बाघ का भी मिलता है, लेकिन गाय का नहीं मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों, हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो क्या हुआ है कि बर्तन जो होते थे बालू मिलाकर बनाए जाते थे, और इस प्रकार से अगर कोई संरचना प्राप्त होती है तो इसके ऊपरी हिस्से में ये लोग लाल रंग का लेप करते थे और निचले हिस्से को ये लोग काले रंग से रंग देते थे। उस पर चित्रकारी भी की जाती थी। तो मतलब यहाँ पर ये बनता है कि लाल रंग आपका उत्तर होगा, विकल्प ए। ठीक है ना। और इन्हें मृदुभांड भी कहते हैं, आप जानते ही हैं, मिट्टी के बर्तन। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों, जो मूर्ति पूजा है ये प्री आर्यन यानी कि प्री इंडस से माना जाता है, पूर्व आर्य। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य सिंधु सभ्यता से माना जाता है। मोहनजोदड़ो से जो मुहर प्राप्त हुई है देवता की आकृति वाली, और मातृ देवी की जो मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्ति भी जो मिली है, वो इसके प्रमाण हैं कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा करते थे। जुते हुए खेत यानी कि जो प्लाउडेड फील्ड है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? दोस्तों, याद रखना कि जो जुते हुए खेत हैं, इनका साक्ष्य मिलता है हमें राजस्थान के कालीबंगा से। तो विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है ना। राजस्थान के कालीबंगा से प्राक सैंधो स्तर के हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकीर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है?
तो दोस्तों ये जो पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की जो मॉडल यानी कि प्रकृति है, इसे हमें कहाँ से मिला है? तो ये दोस्तों मिला है हमें बनौली से। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। तो हरियाणा में बनौली स्थित है, हिसार जिले में, और यहीं से पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की जो आकृति है वो मिली है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का कौन सा स्थल गोदीवाड़ा यानी कि डाक यार्ड के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है बंदरगाह के बारे में। तो कालीबंगा में क्या बंदरगाह था? नहीं। तो इसमें ना तो मोहनजोदड़ो में था ना हड़प्पा में था। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, तो लोथल में आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट है। धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों जो स्नानागार है ये तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। इसके बाद जो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख है ये मिलता है हमें धौलावीरा से, ठीक है ना। इसमें दोस्तों जो नर्तकी की मूर्ति है इस पर भी कई बार प्रश्न बना है, तो ध्यान रखिएगा जो नर्तकी की मूर्ति है ये कहाँ से प्राप्त हुई है हमें? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और माना ये जाता है कि ये लगभग 2500 ईसा पूर्व की मूर्ति है, मतलब बहुत पुरानी मूर्ति है। इसे लास्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था, और ये बनी किससे है? तो ये ब्रोंज यानी कि कांस की बनी हुई प्रतिमा है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और इसकी खोज 1926 में ब्रिटिश पुरातत्वविद थे अर्नेस्ट मैके को ये मूर्ति मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी। तो इसमें दोस्तों सोना, तांबा, लोहा और चांदी, लोहा जो है इनको पता नहीं था, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट है। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहे का ज्ञान बहुत पुराना नहीं है, मात्र 1000 ईसा पूर्व पहले ही लोहा हमें पता चला है, ठीक है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर रंगपुर मिलेगा आपको कहाँ पर? तो ये मिलेगा आपको गुजरात के सौराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, रंगपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, और यहाँ पर आपको मतलब हड़प्पा से पहले यानी कि जो पूर्व हड़प्पा है उससे संबंधित, इसके अलावा जो हड़प्पा मुख्य समय है और उसके बाद उत्तर हड़प्पा के बाद का, तीनों समय के यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से चावल, बाजरा और ज्वार की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो लेखन कला दोस्तों सबसे पहले कहाँ पर विकसित हुई थी? तो माना जाता है सुमेरिया में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको, सुमेरिया दैट इज मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। यहीं पर सबसे पहले लेखन का कार्य जो था वो शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो दोस्तों इसमें जो विकल्प बी है ये आपका करेक्ट होगा, सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में, कब? 1921 में दयाराम साहनी, ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने पंजाब, जो कि तब कहाँ पर था? 1921 में भारत में ही था, अब गया है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। अगले वर्ष यानी कि 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर, ध्यान देना कि जो हड़प्पा मिला है ये रावी नदी के बाएं तट पर है, यानी कि हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर, और जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर पता लगा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हड़प्पा की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, और सिंधु घाटी सभ्यता राखाल दास बनर्जी ने, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में घरों में कुआं के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो दोस्तों जो कुआं मिला है ये हमें कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो विकल्प डी आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था थी तो माना जाता था कि कुएं रहे होंगे घर में। त्रयी नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों याद रखना कि त्रयी कहा जाता है 3 वेदों को। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। और इन 3 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें जो अथर्ववेद है वो शामिल नहीं किया गया है। तो अथर्ववेद को छोड़कर बाकी जो 3 वेद हैं वो वेद त्रयी या त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि ऋग्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों ऋग्वेद में मुख्य रूप से आपको संगीत का तो नहीं मिलेगा, कर्मकांड का भी नहीं, ईश्वर महिमा, स्तोत्र या फिर जादू टोना। तो विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में ईश्वर महिमा के लिए स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, जबकि अथर्ववेद इसमें जादू टोना, चिकित्सा, वशीकरण, दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के मंत्रों, औषधियों के लिए जाना जाता है। यजुर्वेद में कर्मकांड मिलेगा, सामवेद में संगीत भक्ति और ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति। ये याद रखिएगा, कई बार यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बने हैं, ठीक है ना। संगीत का संबंध दोस्तों, तो यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में सही आंसर बनेगा संगीत के लिए सामवेद, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिएगा कि सामवेद में जो संगीत में स्रोत हैं उसका जो उद्गाता होता था उन्हें पुरोहित कहा जाता था। क्या कहते थे? पुरोहित। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में औषधियों और वशीकरण, जादू टोना का वर्णन मिलता है। तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ऋग्वेद में नहीं मिलेगा, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में। तो किस वेद में मिलेगा आपको बताओ, गेस करो। सही आंसर इसका डी है, यानी कि अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण का उल्लेख मिलता है। वैदिक नदी कुंभा का आधुनिक नाम और स्थान क्या है। तो दोस्तों कुंभा अब जानी जाती है काबुल के नाम से, और ये नदी मिलेगी आपको अफगानिस्तान में। उत्तर विकल्प बी होगा, ठीक है। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों माना जाता है कि भारत में जो लौह धातु है इसके प्रचलन का सबसे पुराना प्रमाण मिलता है अंतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है। तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर उपनिषद के बारे में। तो इसमें सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि और राज्य में सही आंसर बनेगा दर्शन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। उपनिषद जो हैं ये भारतीय दर्शन का मुख्य आधार है। इन्हें वेदांत भी कहा गया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो दोस्तों ये मिलेगा आपको कठोपनिषद में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। और अगला है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। तो दोस्तों अश्वपति जो थे ये केकय के राजा थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसी के साथ आप ये भी याद रखिए कि विदेह के जनक, यानी कि विदेह के शासक कौन थे, जनक थे। और काशी के शासक अजातशत्रु माने जाते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। अगला है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार जो नदी वर्णित है उसका नाम है सिंधु नदी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ये आप याद रखिएगा। और इसका एक नाम और भी है, हिरण्यई। क्या नाम था? हिरण्यई। ये भी नाम सिंधु नदी का ही है। आश्रम व्यवस्था का प्रचलन किस काल में हुआ। तो दोस्तों आश्रम व्यवस्था यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसका प्रचलन दोस्तों होता है किसमें? वेदोत्तर काल में, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना, वेदोत्तर काल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी विदुषी महिला थी जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी। तो अपाला, घोषा और लोपामुद्रा, ये सभी जो महिलाएं थीं ये विदुषी महिलाएं थीं, ज्ञानवान महिलाएं थीं। और ये जो हैं इनका सभी का नाम आता है कि इन्होंने जो वेद मंत्र हैं उनकी रचना की है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था। देखो दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल था तो उस समय निष्क कहा जाता था गले के हार को। ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन आगे चलकर जो निष्क था ये सिक्के में बदल गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाद में इसका प्रयोग सिक्के के रूप में होने लगा था, यानी कि पहले निष्क मतलब गले का हार, आभूषण होता था। बाद में जो सिक्के आए उनको भी निष्क ही कहा जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेख मिलता है। तो ध्यान देना जो बोगज कोई अभिलेख हैं ये 14 शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख हैं। और यहाँ पर इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो आप देख रहे हैं ना, ये मतलब बौद्ध और जैन धर्म जो था उससे पहले के अभिलेख हैं। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आदि देश कौन सा था। हालांकि दोस्त इतिहासकार जो हैं वो सहमत नहीं हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे, तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा कि सामवेद में कुल 1810 छंद हैं,
जिनमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी कि ऋग्वेद को कॉपी करके उसमें 75 और जोड़ा गया है और इस प्रकार से सामवेद बना लिया गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है इनका पता किस वेद से चलता है? तो दोस्तों ये जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है इनका जो वर्णन है ये आपको मिलेगा विकल्प सी यानी कि यजुर्वेद से। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है ना, यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांडों का विस्तृत वर्णन है और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है आपका कृष्ण यजुर्वेद। ये आप याद रखेंगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी कि दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो माना जाता है रावी नदी तब कही जाती थी परुष्णी के तट पर, और इसमें 10 राजाओं के गठबंधन को राजा सुदास ने हरा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शासन का सामान्य स्वरूप क्या था? तो वैदिक काल अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वैदिक काल में शासन का सामान्य स्वरूप दोस्तों क्या था? प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत, राजतंत्र या फिर सैनिक शासन। सही आंसर दोस्तों इसमें है ऑप्शन सी यानी कि वंश परंपरागत राजतंत्र। हालांकि चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं लेकिन इसका विकल्प सी ही आप सही मान के चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने वाली संस्थाएं कौन सी थी? तो दोस्तों इसका आंसर है सभा और समिति, यानी कि विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर तो आप इसे लगा ही सकते हैं। आपका मैं पहले से ही बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और ध्यान दीजिएगा कि बाकी जो वेद हैं ऋग्वेद के बाद लिखे गए हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ध्यान दीजिएगा कि सोम को समर्पित जो मंडल है ये 9वां मंडल है। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। 10 मंडल में जो 9वां मंडल है ये देवता सोम को समर्पित है। ठीक है, और कितने मंत्र हैं सोम देवता को समर्पित? तो 114 मंत्र हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से, यानी कि विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक है ना, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो दोस्तों ऋग्वेद जो था ये मूल रूप में ब्राह्मी में लिखा गया था। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र में किसका संबंध नहीं है? तो जो आयुर्वेद शास्त्र है दोस्तों इसमें मेडिकल चिकित्सा से संबंधित जो चीज़ें हैं, तो धन्वंतरी भी एक जाने माने, चरक और सुश्रुत भी, ये तीनों लोग जाने माने जो है वैद्य माने जाते हैं। भास्कराचार्य दोस्तों ये वैज्ञानिक और गणितज्ञ हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भास्कराचार्य का जो संबंध है वो आयुर्वेद से नहीं है। ठीक है ना, और रही बात ये दोस्तों कि धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत इनका संबंध, इसमें दोस्तों जो धन्वंतरी हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चरक जो थे कनिष्क के दरबारी थे। और बात करेंगे सुश्रुत के बारे में, तो सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सक और शल्य चिकित्सक माने जाते हैं और इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। 6 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इनका जो समय था वो माना जाता है। इन्होंने जो किताब लिखी है सुश्रुत ने उसे कहते हैं सुश्रुत संहिता। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है भास्कराचार्य है। तो भास्कराचार्य दोस्तों लीलावती नामक ग्रंथ के रचयिता भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये जो 800 से 600 ईसा पूर्व का समय है ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पर एक बात और भी याद रखिएगा कि जो सूत्र काल है, यानी कि जो आप ब्राह्मण युग देख रहे हैं ना 600 से 800 ईसा पूर्व, लेकिन 700 से 300 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है इसे सूत्र काल भी कहा जाता है। ये थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों गायत्री मंत्र लिखा गया है विश्वामित्र के द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और गायत्री मंत्र यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र माने जाते हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी शिकार। ऋग्वैदिक आर्य प्रायः खानाबदोश और शिकारी होते थे। ये अस्थायी जीवन जीते थे और पशुपालन भी करते थे, लेकिन शिकार जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। अगर बात करें कृषि के बारे में तो कृषि का विकास बाद के वैदिक काल में हुआ था। ठीक है ना, वैदिक काल में कृषि का विकास हुआ था। तो सही आंसर इसका विकल्प बी है। अब दोस्तों चलते हैं आज के टेस्ट पर। आपके लिए मात्र एक प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर देंगे। बताइए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी दोस्तों कौन सी है? सिंधु, सरस्वती, गंगा या फिर यमुना? तो फटाफट कमेंट करिए। और अगर आप पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और जुड़ जाने में ही दोस्तों आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिना पेड बैच में जुड़े आपको नहीं मिलेंगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।